पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो एनसीईआरटी का पहला है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक, इसमें वृषण के कार्य बताए हैं इन्होंने, पहला और दूसरा। पहला कार्य क्या बताया वृषण का? वृषण का बताया शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, वृषण का पहला काम क्या रहेगा? शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, फिर वृषण का दूसरा कार्य क्या रहेगा? वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं। अंतराली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था और अगर आपको नाम ध्यान आ रहा हो तो उन्हें बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करना, जिसके कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, सिंपल है। काय के कार्य? वृषण के ना। वृषण के दो कार्य पूछे थे तो दो कार्य बता दिए हैं इसमें, है ना। पहला कार्य कौन सा बता दिया? शुक्राणुओं का निर्माण करना, है ना। और दूसरा जो इंटरस्टिशियल मतलब अंतराली कोशिकाएं, उनके द्वारा क्या स्त्रावित करना? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करना, जिसके कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होंगे। ठीक है, फिर सेकंड आएगा अंडाशय के कार्य। अंडाशय में पहला कार्य है अंडाणु का निर्माण करना, है ना। अंडाशय को हम क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवरी। फिर सेकंड क्या रहेगा इसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करना, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? मादा में ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, जो मादा में क्या करेगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करेगा। ठीक है ना। तो ये दो सिंपल से काम है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना। वृषण और अंडाशय के बारे में दो दो कार्य, तो वृषण के बारे में हमें मालूम है और अंडाशय के बारे में भी हमें मालूम है होते क्या क्या हैं। ठीक है, फिर हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके शायद खालिस्तान है, सही गलत है एनसीईआरटी में, तो वो आप आराम से कर सकते हैं ना, तो वो आप ही को करना है, छोड़ना नहीं है उसे। ठीक है, आप सेकंड चैप्टर में खालिस्तान या मल्टीपल चॉइस है, जो भी कुछ हो एनसीईआरटी का छोड़ना नहीं है ना, पूरा याद कर लेना, मतलब पूरा चार्ट लेना। सिंपल सा बात है ना। चार्ट लेना मतलब पूरा याद कर लेना। ठीक, पूरा ग्रेस खा लेना। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है इसमें शुक्राणु जनन एवं वीर सेचन स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखें। ठीक है, तो इसमें शुक्राणु जनन की परिभाषा देखिए। शुक्राणु जनन कैसे कहते किसे हैं वो तो आपको मालूम ही है ना। वृषण में होगी प्रक्रिया। वृषण में जनन उपकला कोशिकाओं से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह जो हमने शुक्राणु जनन में डेफिनेशन लिखी थी वो भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एडवांस कर दिया हमने क्या लिखा था? सिंपल कि वृषण में शुक्राणुओं
का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा निर्माण होना शुक्राणु जनन कहलाता है। इन्होंने थोड़ा सा और कर दिया कि उनका निर्माण भी होगा और परिपक्वन भी होगा ना। और वीर्यसेचन क्या रहेगा, इंसेमिनेशन, स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्राणु का स्त्री की योनि में छोड़ने की क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं, है ना। तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अगर आपको नाम याद आ रहा होगा, ओवरी, है ना। ओवरी मैंने बताया था। ओवरी के बाद मैंने फेलोपियन ट्यूब भी बताई थी कि फेलोपियन ट्यूब कितनी रहेंगी, 2 की संख्या में रहेंगी। कितने की संख्या में, 2 की संख्या में रहेगी। और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। फेलोपियन ट्यूब में ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बन के कहाँ जाएगा, यूटरस, है ना, गर्भाशय में। और वहीं पर ही क्या होगा, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा उस जाइगोट का, और बाद में वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण में, है ना। और भ्रूण से फिर क्या बन जाएगा, इन्फेंट। क्या बनेगा, इन्फेंट। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर मैं आप नहीं बताऊंगा, हो ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक। फिर 5th क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इनमें कोई डाउट हो तो आप, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक। और 6ठा क्वेश्चन है इसका, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया नहीं था, लेकिन इसका चित्र आप लोगों के पास रखा हुआ है, उस चित्र को बना लें, है ना। इसका मैटर मैं आपको बाद में समझा दूंगा, क्योंकि इसका मैटर तीनों बुकों में ठीक नहीं है ना। आप लोगों का ग्रंथ आता है एक परीक्षा बोर्ड, उसमें अच्छा है ना, तो उससे मैं आपको समझा दूंगा ना उस टाइम, ठीक। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें, है ना। ये अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं। देखिए, इसके बाद आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, जिसमें आपके सही और गलत दिए हुए हैं, है ना। ये आप लोग एनसीईआरटी का पढ़ोगे बुक में तो आपको मिल जाएगा, है ना। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो सिंपल है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, है ना। इसमें शायद 8, 9 और 10 शायद ऐसे ही हैं। अगर 10वां, अगर आपको सही गलत या मल्टीपल चॉइस जैसा नहीं हो तो आप उसे छोड़ देना, ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए, है ना। मैंने आपको पूरी डिटेल पढ़ाई है इसकी ना, इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल पढ़ाई है, लेकिन ये केवल क्या बोल रहे हैं, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख, मतलब इसका केवल एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है ना। पीहू धनराज जी, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप थोड़ा सा, है ना, वहां बैठे जहां पर, है ना, थोड़ा सा बाहर का एरिया हो, है ना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है ये, है ना, जो आपको नहीं दिख रहा है ना। आप थोड़ा सा बाहर बैठे, है ना, तो आपको दिखेगा, ठीक। ये प्रॉब्लम हो रही है नेट की आज, बाकी जब ये धूप रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। फिर है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का एक
नामांकित आरेख बनाइए, है ना। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, ग्राफी पुटक ग्राफियन फोलिकल का एक नामांकित आरेख बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन ना। 14 क्वेश्चन है, शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या हैं? ठीक है ना। शुक्रिय प्रद्रव मतलब जो सेमाइनल वेसिकल में जो शुक्राणु होते हैं वहां पर कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ये पूछा है उन्होंने ना। तो इसमें बताया उन्होंने कि पुरुष नर की सहायक जनन ग्रंथियों के द्वारा शुक्रिय प्रद्रव्य का स्त्रावण किया जाता है। इस द्रव्य में फ्रुक्टोज, कैल्शियम, प्रोटीन, सेमिनोजेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। ये सभी कुछ केमिकल नेचर के हैं सभी, है ना। सभी का जो नेचर है वो कैसा होता है, केमिकल इन नेचर। ठीक, सिंपल सा आंसर है, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं आवेगी आप लोगों को। सेवनटीन क्वेश्चन, ये 17 क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी पढ़े हमने सभी इंपोर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि पहली बार आया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? ठीक है ना। तो आर्तव चक्र होता क्या है? प्राइमेट्स, प्राइमेट्स कौन, जैसे हम, है ना, बंदर, ये जिनमें मतलब हम बोल सकते हैं माँ दूध पिलाती हो, या जो फर्टिलाइजेशन मतलब इंटरनल निषेचन करते हैं। इंटरनल निषेचन तो सभी में होता है, लेकिन जो माँ दूध पिलाती हो और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो ना, प्राइमेट्स के मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहते हैं, है ना। स्त्रियों में इसे रज चक्र, रजोधर्म, ऋतुस्राव 28 या 29 दिन का होता है। ठीक, ये 28 से 29 दिन होता है, लेकिन जो बेसिक या स्पेसिफिक होता है वो 28 से लेकर 34 डेज के 34 दिन के बीच में होता है ना। इतना डिफरेंस होता है, किसी में 28 डेज का होता है तो किसी में 34 डेज, मतलब इस बीच में ये काम होता है, मतलब ये चक्र चलता है। प्रथम रज चक्र तरुण अवस्था में प्रारंभ होता है, इसे रजोदर्शन, है ना, मीनार्क, ये मीनार्क कहते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जब ये स्टार्ट होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, मीनार्क, या कहीं कहीं मीनार्क की भी कहते हैं। ठीक है, फिर आर्तव चक्र के समय स्त्रियों की योनि से महीने में एक बार रक्तस्राव होता है, जो 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। फिर आगे लिखा है इसमें 50 वर्ष की उम्र में यह चक्र लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को रजोनी वृत्ति, है ना, क्या कहते हैं, मीनोपॉज। गर्भवती महिलाओं में आर्तव चक्र इस समय रुक जाता है। ठीक है, आर्तव चक्र का नियमन कौन कौन से हार्मोन करते हैं? सिंपल नाम याद रखना है उनके,
ना। कौन कौन से हार्मोन आते हैं? गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन तथा प्रोजेस्ट्रॉन, है ना। इतने क्या करते हैं? ये नियमन करते हैं। इसके बाद इसका आप चाहें तो एक फ्लो फ्लो डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा। फ्लो डायग्राम में क्या रहेगा? अलाथा में, है ना। फोर्थ फेज में क्या होगा? पहले मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन होगा 1 से लेके 5 डेज तक, है ना। इसमें ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? मेंसुरस फेज, ठीक है। फिर सेकंड आएगी फॉलिकुलर फेज, ये रहेगी एफएसएच, है ना। एफएसएच के कारण क्या रहेगा? इसमें इसमें फॉलिकल बनेगा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन, है ना। उसके बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन, ना। ओव्यूलेशन में क्या रहेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? ओवम का निर्माण हो जाएगा, अंडाणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? फिर कार्पस ल्यूटियम भी बन जाएगा। कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो इसे 28 दिनों तक ये मेंटेन करके रखेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर 3 महीने तक यही इसको मेंटेन करके चलेगा। किसको? गर्भाशय को, ना। गर्भाशय में जो भ्रूण रहेगा उसे मेंटेन करके चलेगा।